सभी मित्रों को राधे राधे। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। कल हमने बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को मुख्य बिंदुओं के माध्यम से, उसके सारांश के माध्यम से और उसके लगभग सभी पात्रों को और उसकी भूमिका को देखा था, क्योंकि भूमिका से भी प्रश्न बनते हैं। आज हम उसी पर आधारित यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा पर आधारित मुख्य प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में आने की संभावना है। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? सबसे आसान प्रश्न, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष का क्या है? सन 1946। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तीसरा प्रश्न है हमारा, तो आपको डेट भी याद रखनी है। 19 अगस्त 1907, उत्तर प्रदेश, जिला बलिया, दुबे का छपरा गांव। गांव क्या है? दुबे का छपरा गांव है। जिला क्या है? बलिया। 1907 में, 19 अगस्त 1907 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1979 में, यानी कि 1979 में। चौथा प्रश्न करते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के नायक कौन है? कौन है बाण भट्ट ही है, क्योंकि इन्हीं को आधार बनाकर यह उपन्यास लिखा गया है। और नायिका कौन है? नायिका है भट्टनी देवकन्या या राजबाला या चंद्रदीति दीदीति। पांचवा प्रश्न है, यह कथन किसका है? मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण कथन है और मैंने अधिकतर इसमें कथन ही लिए हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा से यह कथन किसका है? ये मिसप्रिंट है, बाण भट्ट का ही कथन है। जितने भी बाण भट्ट के द्वारा, जितने भी स्त्री को सम्मान देते हुए कथन होंगे, सभी 99% बाण भट्ट के द्वारा ही कहे गए हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रकाशन कब हुआ था? 1946, राजकमल चौधरी प्रकाशन में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है कौन से प्रकाशन में हुआ था। और इस उपन्यास का नया प्रकाशन भी हुआ। कब हुआ? 1 सितंबर 1910 को। यह भी आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का काल्पनिक पात्र है कौन है? कौन है? वसुभूति। देखो, इसमें काल्पनिक और ऐतिहासिक पात्र दोनों हैं। इसमें काल्पनिक पात्र और ऐतिहासिक दोनों हैं। काल्पनिक और भी पात्र हैं, मैंने इसमें वसुभूति को इसमें लिया है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किस काल का वर्णन मिलता है? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में किस काल का वर्णन मिलता है? तो किस काल का? गुप्त काल का। और गुप्त काल में जब बाण भट्ट मौजूद थे, उस समय राजा कौन थे? हर्षवर्धन के। और 7वीं शताब्दी का समय है। कौन सी का? 7वीं शताब्दी का समय है। यह भी आपको याद रखना है। मिलान करने के लिए या कथन छांटने के लिए भी आते हैं। 7वीं शताब्दी है, गुप्त काल है, हर्षवर्धन का समय है। और बाण भट्ट हर्षवर्धन के यहाँ राज पंडित हैं। हर्षवर्धन बाण भट्ट के आश्रय दाता हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को किस आलोचक ने क्लासिक रोमांटिक उपन्यास कहकर पुकारा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बच्चन सिंह ने। 10वां प्रश्न आता है, लज्जा तो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। लज्जा तो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। किसका कथन है? बाण भट्ट का। अब आते हैं 11वें प्रश्न पर। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त है। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी है। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है, बंधी हुई है। यानी कि पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। यह कथन किस पात्र का है? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से किस पात्र का है? देखो, यहाँ तो पता है कि बाण भट्ट पर आधारित उपन्यास पर ही प्रश्न है, लेकिन आपको अच्छे से याद करना है जब हमें बहुत सारे प्रश्नों में से प्रश्नों को छांटना
करना होता है। तो ये किसका कथन है? ये महामाया का बाणभट्ट से कथन है। महामाया का बाणभट्ट से है। किससे है? बाणभट्ट से। ये भी याद रखना है। प्रश्न आ जाता है किसने किससे कहा? डरना किसी से भी नहीं। 12वां प्रश्न है हमारा, डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं। किसका कथन है? लोक से भी नहीं, और इसमें थोड़ा छूट गया है, वेद से भी नहीं। वेद से भी नहीं। किसका कथन है? डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, और वेद से भी नहीं। किसका कथन है? अघोर भैरव का। देखिए, इससे हमारे पात्र भी याद होते जा रहे हैं। महामाया है, अघोर भैरव है, भट्टनी है, बाणभट्ट है। इस तरह से हमारे पात्रों पर भी ध्यान रखना है, किसने किससे कहा। और इसके थोड़े पात्र भी के नाम भी थोड़े कठिन से हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न है, द्विवेदी जी ने अद्भुत कौशल के साथ बाणभट्ट की इतिहास और कल्पना मिश्रित कथा के माध्यम से क्या? देखिए, इससे हमारा कल्पना और इतिहास, देखिए इस कथन से भी हमारा ये पता चल रहा है कि उपन्यास कैसे लिखा गया है, कैसे कैसे उसका विषय वस्तु है, कल्पना भी है और इतिहास भी है। इतिहास और कल्पना मिश्रित कथा के माध्यम से अपनी प्रेम संवेदना के साथ साथ युगीन संवेदना को भी व्यक्त किया है। यानी कि अपनी प्रेम संवेदना के साथ साथ युगीन, उस युग की जो गुप्त काल था, हर्षवर्धन का काल था, युगीन संवेदना को भी व्यक्त किया है। यह कथन किस आलोचक का है? यह आलोचक का कथन है, किस आलोचक का है? डॉक्टर गोपाल राय का। देखिए, डॉक्टर गोपाल राय एक आलोचक हैं और इन्होंने अधिकतर कहानी और उपन्यासों पर अपने विचार व्यक्त अधिकतर किए हैं। जैसे देवरानी जेठानी की कहानी को इन्होंने पहला उपन्यास माना है, गोपाल राय ने ही माना है। वो भी पहला उपन्यास किसने माना? देवरानी जेठानी की कहानी। तो किसने माना है? गोपाल राय ने। यह कथन किस पात्र का है? नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है और सार्थकता उसको मुक्त करने में। नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है और सार्थकता उसको मुक्त करने में। तो महामाया का कथन भट्टनी से है। किससे है? महामाया का कथन भट्टनी से है, यानी कि देवकन्या से है। 15वां प्रश्न है, बुद्धिमान की नीति मौन होती है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है, यानी कि वो गा बजाकर बुद्धिमानी का प्रदर्शन नहीं करता। यह कथन किसका है? बाणभट्ट का। 16वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को बताइए। मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास लिए हैं इसमें। पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा। यदि क्रम से लगाने के लिए, कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए आए तो सबसे पहला बाणभट्ट की आत्मकथा ही है। 1946 चारू चंद्रलेख, 1963 पुनर्नवा, 1973 अनामदास का पोथा, 1946। और इनके 4 ही उपन्यास हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। पोथा सबसे बाद में है और बाणभट्ट की आत्मकथा सबसे पहले है। ये आपको 4 उपन्यास याद होने चाहिए। कालक्रम और मिलान करने के लिए भी आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इधर तो उपन्यास दे दिए गए और इधर सन भी दे दिए जाते हैं कि उनको मिलान करो। 17वां प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय वह उदात्त प्रेम है जो वासनाजन्य न होकर संपूर्ण आत्मसमर्पण, आत्मदान, ये में नहीं न है। वासनाजन्य न होकर संपूर्ण आत्मसमर्पण, आत्मदान, लोक मंगल और तपस्या से परिचालित और पुष्ट होता है। किसका कथन है? डॉक्टर गोपाल राय का कथन है यह भी। 18वां प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा में उन्होंने मध्यकालीन जड़ता पर प्रहार करते हुए उसे आधुनिक चैतन्य से संपृक्त किया है। किसका कथन है? बच्चन सिंह का।
19वां प्रश्न है, जहाँ कहीं अपने आप को उत्सर्ग करने की, अपने आप को खपा देने की भावना प्रधान है, वह नारी है। उपन्यास में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? जहाँ कहीं अपने आप को उत्सर्ग करने की, अपने आप को खपा देने की भावना प्रधान है, वह नारी है। किसका कथन है? महामाया का भट्टनी से। महामाया का कथन किससे है? भट्टनी से। 20वां प्रश्न है हमारा, अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। यह कथन किसका है? निपुणिका का। निपुणिका और भट्टनी दोनों ही बाणभट्ट से प्रेम करती हैं। ठीक है, इसमें। और 21वां प्रश्न, यह हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है ये हमारा, श्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती, असुरों के ग्रह में जाने से लक्ष्मी घर्षिता नहीं होती, चींटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती, चरित्रहीनों के बीच सरस्वती कलंकित नहीं होती। यह कथन किसका है? यह कथन, इसमें आंसर नहीं है, लेकिन यह कथन बाणभट्ट का है। किसका है? बाणभट्ट का। और यह आप सभी कथनों को याद कीजिए, लिखिए, कैसे भी करिए, दोहराइए, क्योंकि कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैंने इसमें प्रश्न लिए हैं सारे ही महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारे के सारे पात्रों को लिया है, जो इससे पिछले वाली जो आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने 4 उपन्यास करवा दिए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी और सारांश भी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।